हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम बीपीएसई 141 यानी कि गांधी और समसामयिक विश्व के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने वाले हैं जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको अपने इस पेपर कोड का या फिर आपके किसी भी पेपर कोड का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज करना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा या फिर आप डायरेक्टली भी गूगल पे सर्च कर सकते हो shop.hindustanknowledge.com। जैसे ही आप उसे खोलोगे तो यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा एंड इस सर्च बार में आपको अपना जो भी पेपर कोड है आपको उसे सर्च करना है। जैसे कि बीपीएसई 141 जब मैं सर्च करूंगी तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में इसका गेस्ट पेपर यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको मैं अपने बास्केट में ऐड करके या फिर बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है तो आपको क्या करना है, क्वायरीज के लिए आपको ये जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे आंसर्स एकदम आसान भाषा में समझाऊं ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे टॉपिक्स याद हो जाए और फिर आपको इस वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। बट स्टिल आपको कोशिश करनी है कि आप अगर लिख सकते हो तो आप अपने खुद के नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक सभ्यता पर गांधी जी के विचारों का संक्षेप में आपको परीक्षण करना है। तो आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या होता है कि आज के समय में जो सभ्यता है, अभी के जो लोग हैं, उसके बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, उनके विचारों का परीक्षण आपको संक्षेप में करना है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। महात्मा गांधी आधुनिक युग के महान चिंतक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने आधुनिक सभ्यता का गहन अध्ययन किया और उसकी आलोचना भी की। क्या किया उन्होंने? आधुनिक सभ्यता का गहन अध्ययन किया और उसकी आलोचना की। गांधी जी के विचारों का मुख्य आधार क्या था? सत्य, अहिंसा, नैतिकता और मानव कल्याण। ठीक है, गांधी जी का जो आपका विचार है, गांधी जी के विचारों का मुख्य आधार क्या है? ध्यान दो, सत्य, अहिंसा, नैतिकता और मानव कल्याण। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता के बारे में उनके विचार विस्तार से मिलते हैं। इसके बाद आधुनिक सभ्यता की गांधी जी के द्वारा आलोचना। अब हम क्या यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात करेंगे कि महात्मा गांधी आधुनिक सभ्यता की किस तरीके से आलोचना प्रस्तुत करते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि आधुनिक सभ्यता भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक जोर देती है और मनुष्य के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा करती है। उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता का उद्देश्य अधिक से अधिक धन उत्पादन और उपभोग बढ़ाना है, जिससे मनुष्य लालची और स्वार्थी बन जाता है। तो वो कहते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं वो लालची और स्वार्थी बन गए हैं क्योंकि हमने आधुनिक सभ्यता को अपना लिया है। और आधुनिक सभ्यता में हम क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, उत्पादन और उपभोग को बढ़ाना है। उन्होंने मशीनों और औद्योगिकरण की अंधी दौड़ का विरोध किया। उनका कहना था कि बड़ी बड़ी मशीनें बेरोजगारी को बढ़ाती हैं और कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण कर देती हैं। इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। गांधी जी ने यह भी कहा कि आधुनिक चिकित्सा, न्याय व्यवस्था और संसदीय राजनीति कई बार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। तो आज के समय में जो आधुनिक चीजें हैं वो हमें आत्मनिर्भर तो नहीं बना रही बल्कि हमारी निर्भरता को बढ़ाती हैं। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम, आत्मनियंत्रण और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि गांधी जी के विचारों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, जिसके अंदर हमने उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के बारे में बताया है। ठीक है, फिर हमने उन पॉइंट्स की बात की है जिन पॉइंट्स के द्वारा गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने जो आधुनिक सभ्यता है उसकी तो आलोचना की है,
लेकिन आदर्श सभ्यता का जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है वो क्या है? तो देखो, गांधी जी ऐसी सभ्यता के पक्षधर थे जो नैतिकता, सादगी और मानवता पर आधारित हो। वे मानते थे कि सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाए। ठीक है, क्या है सच्ची सभ्यता? सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का पालन करना सिखाए और उस मनुष्य को आत्म संयम की ओर ले जाए। तो उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें गांव आत्मनिर्भर हो, स्थानीय उद्योग विकसित हो और सभी लोगों को सम्मानजनक जीवन मिले। तो तीन चीजों की बात हो रही है। पहला, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की, और जो लोग स्थानीय लोग हैं उन लोगों को विकसित बनाने की, और सभी लोगों को सम्मान मिले, इस चीज पर ध्यान देना है। तो उनके अनुसार विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि मानव का कल्याण होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि गांधी जी का आदर्श सभ्यता का विचार क्या है, वो किन किन चीजों के पक्षधर हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो नैतिकता, सादगी और मानवता के पक्षधर हैं, और सच्ची सभ्यता वही है जो हमारे कर्तव्यों का पालन करना सिखाए, हमें आत्म संयम सिखाए और आत्मनिर्भर भी बनाए, जहाँ पे आपके गांव आत्मनिर्भर हो, लोग विकसित हों और लोग सम्मानजनक जीवन जिए। फिर आता है कि गांधी जी के जो विचार हैं वो हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो आज के समय में जब हम पर्यावरण का प्रदूषण, बेरोजगारी, उपभोक्तावाद और सामाजिक असमानता जैसी जो समस्याएं हैं उन्हें देखते हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए गांधी जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि रेलेवेंट लगते हैं, कि हाँ भाई वो सही कह रहे थे। जब हम आज के समय में क्या क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं पर्यावरण का प्रदूषण, बेरोजगारी, उपभोक्तावाद और समाज में असमानता। ठीक है, सादगी, टिकाऊ विकास, नैतिक जीवन और मानव केंद्रित विकास की उनकी अवधारणाएं आज भी मार्गदर्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो गांधी जी हैं वो आधुनिक सभ्यता के पूर्ण विरोधी नहीं थे, बल्कि उसके दोषों के आलोचक थे। वे ऐसी सभ्यता चाहते थे जिसमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो तथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान मिले। ठीक है, किस किस को? नैतिक प्लस आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उन्हें सर्वोच्च स्थान मिले। उनके विचार आज भी एक संतुलित, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। कैसे समाज के लिए? मानवीय समाज के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए वो प्रेरणा भी हमें देते हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल और अपनी कॉमन सेंस का यूज करके हम इसका आंसर क्रिएट कर सकते हैं, जो आज की सभ्यता पर गांधी जी के विचारों के बारे में बताता है, वो किन चीजों पे उसकी आलोचना करते थे, वो कितना प्रासंगिक है। इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन है कि स्वराज क्या है। स्वराज पर विचारों के बारे में हमें बात करनी है। तो दोस्तों, स्वराज जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विचार था। इसका सामान्य अर्थ है स्वयं का शासन या अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण। स्वराज का मतलब क्या होता है कि खुद का शासन लेकर आना, अपने ऊपर खुद का नियंत्रण करना। तो स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से भी है। ठीक है, तो स्वराज का संबंध किस किस चीज से है? एक तो व्यक्ति से, दूसरा समाज से और राष्ट्र से, और इन सभी के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज का नारा लोगों को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करता था। तो उस समय ये काफी रेलेवेंट था, और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमें दोस्तों उस समय विदेशी शासन से मुक्ति चाहिए थी, इस वजह से वो रेलेवेंट था। स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व अर्थात स्वयं, राज अर्थात शासन। तो इस प्रकार
स्वराज का अर्थ है कि व्यक्ति या राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं ले और किसी बाहरी शक्ति के अधीन न रहे। महात्मा गांधी ने स्वराज को केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं माना। उनके अनुसार स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या था? केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्म संयम, आत्मनिर्भरता और नैतिक जीवन, ये सब भी स्वराज के अंतर्गत आते थे। तो गांधी का मानना था कि जब व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखेगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज स्थापित होगा। ठीक है, तो स्वराज के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक महत्वपूर्ण विचार है, अपने ऊपर स्वयं के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है और केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास से भी ये जुड़ा हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे स्वराज की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो स्वराज की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो स्वराज का पहला उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति करना था। इसका अर्थ है कि देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाए और जनता के हित में कार्य करे। स्वराज का अर्थ समझ गए? अगर हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो यहाँ पे स्वराज का अर्थ था कि जो देश की सरकार है उसे जनता चुने और वो सरकार जनता के हित में कार्य करे। फिर आता है आपका आत्मनिर्भरता। तो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्थानीय उद्योगों के विकास पर बल दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो स्वदेशी पर बल देते थे और उनका विश्वास था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वराज की आधारशिला है। गांधी जी के अनुसार भारत की शक्ति गांवों में है। प्रत्येक गांव को अपने संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। स्वराज का उद्देश्य समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना भी है। सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिले। स्वराज केवल बाहरी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर आत्म अनुशासन, सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों का विकास भी है। तो ये 4-5 आपके पॉइंट हो जाएंगे जो स्वराज की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे। तो स्वराज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की है। इसने लोगों में राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास और एकता की भावना विकसित की। आज भी स्वराज का महत्व बना हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, नागरिक अधिकार, ये सभी चीजें इससे जुड़े हुए हैं। अंततः स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं, बल्कि यह व्यक्ति और समाज की संपूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का आदर्श है। ठीक है, क्या है? व्यक्ति और समाज की संपूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का आदर्श है। महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति आत्म संयम, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ जीवन जिए। इसलिए स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपने विकास और शासन की भागीदार बनती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जहां पे आपको गांधीवादी शिक्षा अवधारणा, ठीक है, गांधीवादी शिक्षा अवधारणा आज भारत के द्वारा अपनाई जा रही शिक्षा अवधारणा से कितनी डिफरेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं माना, बल्कि व्यक्ति के सर्वगीण विकास का माध्यम समझा। उन्होंने बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की अवधारणा। आज भारत में शिक्षा प्रणाली आधुनिक तकनीक, विज्ञान और जो विश्व की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार विकसित हो रही है। इसलिए गांधीवादी शिक्षा अवधारणा और वर्तमान भारतीय शिक्षा अवधारणा में कई महत्वपूर्ण जो अंतर हैं वो हमें अंतर देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे पहले हमें गांधीवादी जो अवधारणा है उसे जानना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरीके का विकास।
और उनकी शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में क्या क्या आता है? शिक्षा कार्य और उत्पादन से जुड़ी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, नैतिक मूल्य और चरित्र निर्माण और शिक्षा समाज के जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ी हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपके गांधीवादी शिक्षा अवधारणा में आते हैं। मतलब कि वो चाहते थे कि जो भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कोई उपयोगी हस्तकला या व्यवसाय भी सीखें जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आज भारत की शिक्षा प्रणाली आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और रोजगार पर ज्यादा केंद्रित है। आज के समय में डिजिटल शिक्षा पे बल दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, व्यवसायिक कौशल का विकास, ऑनलाइन शिक्षा, इन सब पे ज्यादा बल दिया जाता है। दोनों अवधारणाओं में प्रमुख अंतर यही है कि गांधीवादी शिक्षा श्रम और हस्तकला पर आधारित है, जबकि जो आपकी पुरानी वाली है वो तकनीक और ज्ञान पर आधारित है। आई मीन वर्तमान वाली आपकी तकनीक और ज्ञान पर आधारित है। गांधीवादी चरित्र निर्माण पर अधिक बल देती है और ये रोजगार और करियर पर अधिक बल देती है। गांधीवादी में मातृभाषा इम्पॉर्टेंट होती है और वर्तमान में हम बहुभाषी और अंग्रेजी को बहुत यूज होता हुआ देखते हैं। ये आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे, तो अब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हैं। वो शिक्षा और उत्पादन के समन्वय की बात करते थे, हम शिक्षा और रोजगार के समन्वय की बात करते हैं। इसमें गांधी जी नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ज्यादा ध्यान देते थे, हम विज्ञान और तकनीकी पर ध्यान देते हैं। तो हालांकि दोनों में अंतर है, फिर भी कुछ समानताएं हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 में हमने कौशल विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और समग्र विकास पर बल दिया है, जो गांधीवादी विचारों से काफी हद तक मेल खाते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गांधीवादी शिक्षा अवधारणा और वर्तमान भारतीय शिक्षा अवधारणा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली में काफी अंतर है। गांधी की शिक्षा नैतिक, आत्मनिर्भरता और श्रम की प्रतिस्पर्धा पर आधारित थी, जबकि वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली है वो विज्ञान, तकनीक और रोजगार उन्मुख है। फिर भी नई शिक्षा नीति में हमें गांधी के कुछ तत्व देखने के लिए भी मिल जाते हैं। फिर हमारा ये फाइनल क्वेश्चन है जहां पे हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने कितना संघर्ष किया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। महात्मा गांधी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। वे वर्ष 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों के साथ वहां पे तो नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है, तो वो इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन चलाए। यही संघर्ष आगे चलकर सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का आधार हमारा बनता है। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कौन कौन सी कठिनाई? जैसे कि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव झेलते थे, कई कानून के खिलाफ बनाए गए थे, भारतीयों को रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, गांधी जी स्वयं नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए और प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया। तो गांधी ने क्या करा उसके बाद? उन्होंने जो भारत के लोग थे उन्हें संगठित करने का काम शुरू किया। 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस उन्होंने बनाई थी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना, और इस संस्था ने भारतीय समुदाय को एकजुट किया और उनके हितों की आवाज सरकार तक पहुंचाई। तो जब उन्होंने देखा कि वहां पर इतना ज्यादा जो स्थिति है वो खराब है ना, तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए और फिर उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार भारतीयों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना था और पहचान पत्र साथ रखना पड़ता था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, ध्यान देना इस चीज पर क्या कि 1906 में जो एक कानून बना था जिसके अनुसार भारतीयों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना था और पहचान पत्र साथ रखना पड़ता था, इसका उन्होंने विरोध किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। गांधी जी और उनके समर्थकों ने कानून का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन किया,
अनेक लोगों की गिरफ्तारी दी और जेल गए, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। गांधी जी ने मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया। लगातार संघर्ष के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार को भारतीयों की कुछ मांगें स्वीकार करनी पड़ी और 1914 में समझौते के बाद कई भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार किया गया। भारतीय विवाहों को कानूनी मान्यता मिली और कुछ लोग अन्यायपूर्ण कर समाप्त कर दिए गए। जो भी अन्यायपूर्ण जो टैक्स वगैरह लगाया जाता था, उस सब का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या था दोस्तों? एक महत्वपूर्ण आंदोलन की तरह था, एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। और इस संघर्ष ने सत्य और अहिंसा की शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने गांधी जी को एक महान नेता बनाया और आगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके मजबूत नेतृत्व की भी नींव रखी थी। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी जी का संघर्ष इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय है। आपकी जो भी क्वायरीज होंगी वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिंक्स मिलेंगे उन्हें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे जो चैनल्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे।